हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स के यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। सो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स में हम देखेंगे कि आइसोटॉप्स जो कि हमने पढ़े हैं, ये आइसोटॉप्स इनकी क्या यूजेस हैं, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इनकी है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की खास तौर पे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा टाइप की रेडिएशंस उनके अंदर से निकलती हैं, इन आइसोटॉप्स के अंदर से, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के अंदर से। तो वो रेडिएशंस कहीं पे यूज़ हो सकती हैं, उनका बहुत पावरफुल यूज़ है। वो हम देखेंगे कि वो कैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को अब हम अपने डेली लाइफ में बहुत से बड़े बड़े पर्पसेस, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हेल्थ रिस्क के लिए, मैनेजमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडियो मीन रेडिएशंस, थेरेपी मीन ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट बाय द यूज़ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के इस्तेमाल से जो इलाज किया जाता है उसको हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। अब ये यहाँ पे किस टाइप की रेडिएशंस को यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे जो रेडिएशंस यूज़ की जा रही हैं वो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की रेडिएशंस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स सबसे पहले यूज़ कहाँ पे होते हैं, स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है कि इनकी रेडिएशंस को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे यूज़ कौन से आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं, ये है फास्फोरस और ये है स्ट्रॉन्शियम। ये दो आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इनकी रेज़ इस्तेमाल की जाती हैं, क्यों? क्योंकि इनमें बीटा रेज़ होती हैं जो कि किसी मटेरियल के अंदर दूर तक पास आउट कर जाती हैं, अंदर तक गुजर जाती है किसी भी मादे के अंदर से, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो स्ट्रॉन्शियम एंड फास्फोरस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 को भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर से भी गैमा रेज़ रिलीज़ होती हैं। गैमा रेज़ की सबसे ज़्यादा सलाहियत होती है कि ये पेनिट्रेट कर जाती हैं किसी भी मीडियम से, तो इन रेज़ को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेसर में ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है। तो ट्रेसर में हम देखते हैं डायग्नोज द ट्यूमर। अगर कहीं पे बॉडी में किसी जगह पे ट्यूमर है, जैसे आपने ब्रेन ट्यूमर का नाम सुना होगा, आपने कहीं भी कोई ट्यूमर बन गया है सेल्स की वजह से, सेल्स की अब नॉर्मल डिवेलपमेंट की वजह से कोई ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर की ट्रीटमेंट अगर हमने करनी है तो हम किससे करेंगे, वहाँ भी हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ज़रूर इस्तेमाल होंगे। तो वो किस तरह से इस्तेमाल होंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स डायग्नोज करते हैं ट्यूमर को इन द बॉडी, कहीं पे भी ट्यूमर हो तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जब उनसे जाके स्ट्राइक करेंगे उनकी रेडिएशन, तो पता चल जाएगा यहाँ पे ट्यूमर्स हैं, तो डिटेक्शन हो जाएगी उसकी। इसी तरह इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पे है आइसोटॉप 130, आयोडीन 131। आयोडीन 131 अक्सर आपने नाम भी सुना होगा, जो सॉल्ट में, नमक में भी इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131। आयोडीन जो है वो आयोडीन यूज़ होता है। वो आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो यूज़ होता है डिटेक्शन करने के लिए थायराइड ग्लैंड में गोइटर की शिनाख्त के लिए। अब गोइटर क्या है? गोइटिंग द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, सेवरल रीजन्स की वजह से थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में रीजन में होता है, थायराइड ग्लैंड, इस ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हो जाती हैं और उसकी वजह जो है तलाश करता है उसकी डिटेक्शन के लिए हमारे पास आयोडीन 131 यूज़ होता है, जो कि डिटेक्ट कर लेता है, इस चीज़ की शनाख्त कर लेता है कि गोइटर जो है, गोइटर एक बीमारी का नाम है, वो मौजूद है थायराइड ग्लैंड में। टेक्नीटियम इसी तरह से, ये दूसरी मिसाल है हमारे पास। टेक्नीटियम जो है वो यूज़ होता है बोन ग्रोथ चेक करने के लिए कि बॉडी में बोन ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए हमारे पास टेक्नीटियम को यूज़ किया जाता है। इसकी भी रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं, तो सेवरल मेथड्स के ज़रिए इनकी टेक्नीटियम को यूज़ किया जाता है ताकि डिटेक्ट किया जाए बोन की डेवलपमेंट, बोन की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल रिसोर्सेज। जियोलॉजिकल तो रिलेट करता है अर्थ से, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ फॉर्म कैसे हुई, इसको कहते हैं जियोलॉजी। ये स्टडी ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो जियोलॉजिकल यूजेस के लिए भी यूज़ होता है। आर्कियोलॉजिकल यूजेस, आर्कियोलॉजी साइंस है जो कि फॉसिल फ्यूल को डिस्कस करती है, फॉसिल्स को डिस्कस करती है। फॉसिल्स अब क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स, बाकियात रह जाते हैं ज़मीन के अंदर, तहों में,
ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स, उनके स्केलेटन रह जाते हैं, ये उनको हम कहते हैं डेड एनिमल्स के फॉसिल वगैरह स्केलेटन, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की डिटेक्शन के लिए, डिटेक्ट तो हो गए, हमने एक फॉसिल निकाल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर का स्केलेटन आपने निकाल लिया ज़मीन के अंदर से, तो उस स्केलेटन की एज अगर आपने फाइंड करनी है कि कितने साल पुराना होगा, तो हम उसकी एज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइसोटॉप्स का इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। ठीक है, तो हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं हाफ़ लाइफ की। हर आइसोटॉप की एक हाफ़ लाइफ होती है कि वो इतने ईयर्स के बाद उसकी जो नंबर है, उसका जो पार्ट है वो हाफ़ रह जाएगा। जैसे कि ये एक आइसोटॉप है, लेट्स से मैं कहती हूँ 30 ईयर्स के बाद इसका ये वाला पार्ट जो है 30 ईयर्स के बाद आइसोटॉप्स की हाफ़ हो गया। इसका मतलब ये है कि इसकी लाइफ हाफ़ कितने देर में हुई है, वो 30 ईयर्स में हुई है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हाफ़ लाइफ के बारे में कि उसकी आधी ज़िंदगी आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ। हाफ़ लाइफ जो है वो 30 ईयर्स में वो पास आउट हो चुकी है, तो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए 30 ईयर्स क्या है, उसके हाफ़ लाइफ हैं। तो इसको यूज़ करते हुए हम एनिमल्स के फॉसिल की एज भी फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके को यूज़ करते हुए। इस मेथड को कहते हैं हम आइसोटॉप डेटिंग, जिसमें कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ़ लाइफ को यूज़ करते हैं। क्या डिटेक्ट करने के लिए, हम फॉसिल की एज को डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ करते हैं। उनकी हाफ़ लाइफ को डिटरमिन करते हुए, उनको चेक करते हुए हम एज ऑफ द फॉसिल फाइंड करते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड आइसोटॉप डेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स एज। कार्बन कंटेनिंग, जो कार्बन पे मुश्तमिल फॉसिल्स होते हैं, उनकी हमें अगर फाइंड करना चाहें एज, तो कोई भी कार्बन कंटेनिंग एज है, कार्बन कंटेनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एज हमने अगर फाइंड करनी है, तो उस मेथड को हम फाइंड करेंगे कार्बन 14 आइसोटोप। कार्बन 14 का जो आइसोटोप है उसको हम यूज़ करेंगे इस मेथड के लिए। किस मेथड के लिए, हमने कार्बन कंटेनिंग ऐसे फॉसिल जो कार्बन पर मुश्तमिल हो, उनकी अगर एज फाइंड करनी है तो हम कार्बन 14 को यूज़ करेंगे, और इस मेथड को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे हो रहा है, जैसे प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कि पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, जो कि उनकी फूड है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें यूज़ क्या करते हैं, वो वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और वो किस लेवल पे रिएक्ट कर रही है किसके साथ, और वो कितना ग्लूकोज बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्ट फोटोसिंथेसिस में अमल दखल कर रहा है। तो हमने इन डिफरेंट स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड को ही हमने अगर देखना हो तो हम उसके लिए कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। कार्बन 14 को हम कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट स्टेप पे देखने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज़ हो रही है, तो हम कार्बन 14 को यूज़ करेंगे एज़ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता चल जाएगा कि कहाँ CO2 की कितनी अमाउंट किस स्टेप पे किस तरह से यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो हम कार्बन 14 को यूज़ करेंगे कार्बन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड करने के लिए। सो द नेक्स्ट इज़ पावर जनरेशन में एप्लीकेशन है। पावर जनरेशन में एप्लीकेशन है आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। तो किस तरह से यूज़ होते हैं देखते हैं। पावर का जब भी वर्ड है तो मतलब कोई चीज़ रन हो रही है, चलेगी, पावर की मदद से वर्क करेगी। अब वर्क क्या करेगी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेशन, ये सब इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी पावर है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो मेथड है इसमें बहुत सी पावर की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे जनरेट होगी, वो पावर कहाँ से आएगी, अब हम देखते हैं। नॉर्मली इसको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आइसोटॉप्स को, लेकिन वो किस मेथड से यूज़ किया जाता है हम देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपके सामने एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा हुआ है,
अब आप इसमें देख रहे हैं कि यूरेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव है एलिमेंट। अब यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, स्प्रिंकल बम्बार्ड करवाया इसके ऊपर, वो छाड़ करवाई, तो क्या हुआ, जब इसको न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट यूरेनियम के ऊपर करवाई तो रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, 2 चीज़ें बनी, 3 चीज़ें बनी, बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन। बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, न्यूट्रॉन बना, ये दोनों भी रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट्स हैं, आइसोटॉप्स हैं। और न्यूट्रॉन कितने बने, 3 न्यूट्रॉन बने इस रिएक्शन के नतीजे में, जिनको फर्दर प्रोसेस और न्यूक्लियर रिएक्शन चेन बनाने के लिए फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्टेप में जो यूरेनियम एटम के टूटने की वजह से, ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी निकली है, जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मौजूद वाटर को बॉयल करने के लिए, बॉयलर में मौजूद H2O वाटर को बॉयल करने के लिए। तो जब वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, वाटर को बॉयल करने से स्टीम निकलती है, स्टीम बनती है, स्टीम बनेगी। वो स्टीम जो है एक्चुअली होता क्या है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन गैशियस फॉर्म में, वाटर से एवेपोरेशन करके वो गैशियस फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये स्टीम जो है, फर्दर इस स्टीम को प्रोसेस करके हम टरबाइन को चलाने के लिए यूज़ करेंगे, और फिर जब टरबाइन चलेंगे तो जनरेटर रन होगा, जनरेटर के रन होने से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाएगी, किस प्रोसेस के ज़रिए, न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस के ज़रिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इस रिएक्शन को करेंगे, रिएक्शन ये होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, लॉट ऑफ दिस रिएक्शन कंटेन लॉट ऑफ एनर्जी। इसमें इस एनर्जी को हम यूज़फुल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये क्लीन एनर्जी के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं आइसोटॉप्स को इस मेथड के लिए, क्योंकि आपको पता है इस मेथड में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हुई है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह इसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जगह डिमांड है, तो दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।